हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ जी, पहले अपने अटेंडेंस को क्लिक कीजिए, अटेंडेंस लगाइए सबसे पहले अपनी। जो भी बच्चे आ रहे हैं अटेंडेंस लगाइए। आपके अटेंडेंस का डेली का रिकॉर्ड जाता है। जो नहीं आ रहे हैं उनसे कोई बात नहीं, एग्जाम तो होंगे ना। आपको पता है बेटा अटेंडेंस कहाँ करनी है? हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हैं? हेलो, आवाज आ रही है बेटा? आ रही है थोड़ी सी। बताओ बेटा, आपकी स्कूल ऐप में जाके ना, इसमें स्कूल ऐप में ये टीचमेंट जो आपकी, इसमें एक अटेंडेंस का कॉलम है, उसको आप ओपन करके अपनी अटेंडेंस लगा कीजिए हर पीरियड की, पीरियड वाइज। ओके, कभी ये सोचो सुबह फर्स्ट पीरियड में लगा दी सबकी पहुंच जाएगी, ऐसा नहीं। जिस पीरियड को आप अटेंड करने जा रहे हो उसकी के पीरियड में उसको क्लिक किया करो। ओके बेटा? हाँ जी, लेट अस वी स्टार्ट। हेलो। हाँ जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेल्जियम की समझदारी। बेल्जियम की समझदारी कि बेल्जियम ने किस तरह की नीति को अपनाया जिससे वहां पर होने वाले विवाद को कम किया गया। ठीक है, देखिए अपनी एनसीईआरटी बुक का पॉलिटिकल का फर्स्ट लेसन और पेज नंबर 4, और आपका जो टॉपिक है वो है बेल्जियम की समझदारी। आपको दिखाई दे जाएगा यहाँ पर, आप देखिए सामने दिखाई देगा आपको। हेलो, मिल गया? हाँ जी, पेंसिल को निकालिए और मेरे साथ साथ पढ़ना स्टार्ट कीजिए। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। मतलब बेल्जियम के जो नेता थे वो श्रीलंका से अलग मार्ग पर चले। उन्होंने कोई इशू ऐसा नहीं बनाया कि बहुसंख्यकवाद को ही बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने क्या किया? क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। क्षेत्रों में कोई भी भाषा बोली जाए या जो भी विविधता है, भाषा के आधार पर है या किसी और चीज को लेकर है, उसको उन्होंने माना कि हाँ ये अंतर है और इसको उन्होंने स्वीकार किया। 1970 और 93 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 बार संशोधन किए। और किस लिए किए? कि सिर्फ इस बात के लिए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानापन महसूस ना हो, किसी को ये ना लगे कि वो उस देश में रहते हैं लेकिन उस देश में उनका मान सम्मान नहीं है, वो अलग थलग है, उनके साथ पक्षपात होता है, किसी को भी परायपन का एहसास ना हो। ऐसा महसूस करवाने के लिए संविधान में 4 संशोधन किए गए ताकि सबको लगे कि सबके साथ समान व्यवहार हो रहा है। अगर उनकी परेशानी थी तो उसको सुलझाने के लिए स्पेशल कोई छोटी प्रक्रिया नहीं होती है। संविधान में किसी चीज को परिवर्तित करना, आप ये सोचिए, बहुत बड़ी बात होती है। पहले मीटिंग होती है, नेता बैठते हैं, फिर उस पर उसके रिजल्ट्स देखे जाते हैं कि हम इस चीज को लागू करने जा रहे हैं, वो गलत है सही है, फिर कहीं उसकी प्लानिंग होती है। बहुत लंबा टाइम लगता है इस चीज को बनाने के लिए। लेकिन एक बार नहीं, 4 बार संशोधन किए और उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील है, बहुत ही सराहनीय है। उसकी कोई दूसरा देश कल्पना भी नहीं कर सकता कि इस तरह से उन्होंने रास्ता निकाला होगा। कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम के मॉडल की कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित है, शायद तो मैंने कल पढ़ा दिया आपको। हेलो हेलो, हाँ जी कल पढ़ा दिया था मैंने। चलो अब स्टार्ट ही कर दिया तो इसी को करते हैं थोड़ा सा। पहला ये प्रावधान लिया गया कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषा बोलने वाले मंत्रियों की संख्या समान होगी। कुछ विशेष कानून तभी बनेंगे जब दोनों भाषाओं के लोग
वहां पर शामिल होंगे और जिसको बहुमत मिलेगा उसी की बात को मान्य रखा जाएगा। एक तरफा फैसला कभी नहीं लिया जाएगा, बहुमत लेकर ही किसी चीज को माना जाएगा। दूसरा फैसला लिया गया, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों के सुपुर्द कर दी गई। यानी क्षेत्रीय इलाके थे, उन क्षेत्रीय प्रांत के हिसाब से, हमारे यहाँ प्रांतीय सरकार है, वहां पर क्षेत्रीय सरकार है। वही बात है, क्षेत्र और प्रांत एक ही चीज होते हैं। केंद्र सरकार की कई शक्तियों को लेकर कैसे दिया गया केंद्र की क्षेत्रों को, ताकि केंद्र सरकार का जो काम है उसका वजन कुछ हल्का हो सके और जो राज्य सरकारें हैं, क्षेत्रीय सरकारें हैं, वो बिना बाधा के अपने काम को कर सके। जब सॉरी देश बड़ा हो जाए तो कामकाज एक सरकार के बस का नहीं होता कि पूरी समान पूरे काम को संभाल सके, इसलिए उसकी मदद के लिए क्षेत्रीय सरकारों की नियुक्ति की गई। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की मतलब 2 क्षेत्रों को मिलाकर सरकारें बनाई गई और उनको दी गई। कल मैंने करा दिया था खुल के, थोड़ा मोटा मोटा करा देती हूँ। तीसरा, ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। ब्रुसेल्स है बेल्जियम की राजधानी, वहां पर एक अलग सरकार बनाई गई और उसका जो समान प्रतिनिधित्व है, मतलब उसमें समान दोनों समुदायों के जो भी लोग हैं, फ्रेंच और डच भाषी, उसमें समान प्रतिनिधित्व लेकर जाएंगे, समान मंत्री होंगे वहां पर। इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया और डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया। फ्रेंच ने तो ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व को स्वीकारा और डच वालों ने केंद्र सरकार में बराबरी को स्वीकारा। तो दोनों तरफ से पहल हुई, एक बात उन्होंने अपनी तरफ से मानी, दूसरी उन्होंने, तो इस तरह से मनमुटाव जो था वो थोड़ा कम हुआ। चौथा पॉइंट आपका, केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरी सरकार की सरकार बनाई गई, तीसरी सरकार की गठन किया गया जिसे सामुदायिक सरकार कहा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका इसी से, सामुदायिक सरकार। इसे सामुदायिक सरकार कहा गया। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करेंगे, चाहे वो डच बोलते हो, चाहे फ्रेंच बोलते हो, चाहे जर्मनी बोलते हो। और जो भी समुदाय के लोग हैं वो चाहे कहीं भी रहते हो अपनी सरकार का चयन कर सकते हैं। जैसे आपके गांव में पंचायतें हैं, उसका चयन उसी गांव के लोग करते हैं। इसी तरह से बेल्जियम में भी भाषाओं के आधार पर अपने अपने जो भाषा बोलने वाले लोग हैं वो अपने अपने इलाके में सामुदायिक सरकार का गठन कर सकते थे। और सामुदायिक सरकार को 3 अधिकार दिए गए, संस्कृति का, शिक्षा का और भाषा का। यानी इन 3 मुद्दों पर उस सरकार को फैसला लेने का अधिकार दिया गया। समझ आ रहा है? हेलो हेलो, हाँ जी, कल वाला ही रिपीट हुआ, अभी तक तो आ ही जाना चाहिए समझ में। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है, यानी कुछ मुश्किल लग सकता है। निश्चित रूप से ये जटिल है, मुश्किल है, क्योंकि कहीं कोई भाषा बोली जा रही, कहीं कोई 4 बार संशोधन हुए हैं, संशोधनों में भी अलग अलग चीजें रखी गई हैं, तो मुश्किल तो है उसको समझ पाना। लेकिन खुद बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी ये मुश्किल व्यवस्था थी, पर यह व्यवस्था कामयाब रही, सफल रही। इससे मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया, यानी गृह युद्ध जो होना था वो टल गया। वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में पड़ जाता, जैसे कि श्रीलंका बट गया था जाति के, वहां भी सिंगली और कौन सी भाषा थी, तमिल, सिंगली और तमिल, और बौद्ध और जो तमिल लोग को मानने वाले थे तमिल धर्म को, उन लोगों के बीच, उन 2 समुदायों के बीच जिस तरह से झगड़ा हुआ, वहां इस स्थिति को नहीं होने दिया गया, संभाल लिया गया। जब अनेक यूरोपीय देशों ने मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। क्यों? क्योंकि ब्रुसेल्स ने एक समाधान का रास्ता बड़ा अच्छा निकाला था। तो सब लोगों को लगा, सभी देशों के लोगों को, कि ब्रुसेल्स जो है ये एक समझदार देश है, सावधानी से, समझदारी से फैसले लेगा, इसलिए इसका ब्रुसेल्स को राजधानी को मुख्यालय चुना गया।
अब बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोनों ही देश लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक का मतलब जहां पर लोगों के द्वारा चुनकर सरकार बनाई जाती है। बेल्जियम भी लोकतांत्रिक, श्रीलंका भी लोकतांत्रिक। फिर सत्ता में साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की। क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। देखो किस तरह से सुलझाया उन्होंने। बेल्जियम ने तो सभी लोगों को एक रखा, समानता का व्यवहार किया। जहां पर उनको लगता था कि गलत हुआ है, उन्होंने उस क्षेत्रीय विविधता, उस अंतर को संभाला और कोशिश की कि उसका एक समाधान निकाले और सामुदायिक सरकार का गठन किया। लेकिन इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए। दोनों ही पक्ष को लगा कि सरकार ने हमारे लिए डिसीजन लिया है, सोचा है हमारे लिए, तो कुछ अच्छा है। दोनों ने अपनी अपनी सहमति जताई और देश में शांति की व्यवस्था हो गई, गृह युद्ध खत्म हो गए। लेकिन श्रीलंका जो है वहां पर ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया। इससे यह पता चलता है कि वहां पर क्या रास्ता अपनाया गया। वहां पर बहुसंख्यक समाज को महत्व दिया गया, उनकी बातों को माना गया, सिंगली को प्राथमिकता दी गई, उसे राजकीय कर दिया गया। तो बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार ना करने का फैसला करवाता है। यानी वहां पर क्या थोपा गया कि बहुसंख्यक समाज जो है वो अपनी मनमानी वहां पर चला रहा था। वहां पर अल्पसंख्यकों को दबाकर वो राज करना चाहता था। इससे देश की एकता संकट में पड़ गई और वहां पर क्या हुआ, गृह युद्ध हुआ। वहां पर कहा, श्रीलंका में। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका शुरू होता है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरत है। सत्ता की साझेदारी का मतलब है सरकार का अपनी शक्तियों को विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों में बांट देना। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरत है, आपका सेकंड टॉपिक बनता है। सत्ता कहते हैं शासन को, सत्ता की साझेदारी, राज करना क्यों जरूरी है। अगर सत्ता को ना बांटा जाए, वही सरकार काम कर रही है, केंद्र में करती रहे, क्या फर्क पड़ता है, क्यों जरूरी कर दिया गया। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। ऐसी क्या जरूरत महसूस हुई कि केंद्र सरकार के काम को दो तीन सरकारों में बांटा गया, एक सरकार कर तो रही है, अच्छा चला रही है, फिर क्यों जरूरत महसूस हुई, इस बारे में हम पढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट देखिए, पेज नंबर 6। इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है, यानी कुछ लोग ये कहते थे कि सत्ता का बंटवारा नहीं होना चाहिए और कुछ कहते थे कि सत्ता का बंटवारा होना चाहिए। सत्ता का बंटवारा का मतलब समझ गए आप? कोई आंसर देगा मुझे, किसे कहते हैं? हेलो, आप लोगों में से बताइए बेटा, किसे कहते हैं सत्ता का बंटवारा? मैंने कम से कम पढ़ाते पढ़ाते में 3 बार एक ही लाइन को बोला है। क्या आप में से कोई जवाब दे सकता है इसका? सत्ता का साझेदारी या सत्ता का बंटवारा क्यों जरूरी है? सत्ता का बंटवारा कहते किसे है? पार्टियां और राजनीतिक दल कह सकते हैं। राजनीतिक दल तो जीत कर जाएंगे, राजनीतिक दल तो अलग हो गए। सरकार तो बिल्कुल बन जाती है ना जीत कर, उसको कहते हैं। सत्ता की साझेदारी केंद्र सरकार की जो भी कार्य है, कामकाज है, जो भी उसका भार है, शक्तियां हैं, उससे कुछ लेकर क्षेत्रीय सरकारों को या स्थानीय सरकारों को बांट देना। कुछ जो केंद्र सरकार का कामकाज है उसके बोझ को हल्का करना, उसकी जो शक्तियां हैं उसको विभिन्न अनुषंगिक यानी आसपास उससे जो छोटी इकाइयां हैं, जो उससे भी छोटी सरकारें, उनको दे दिया जाए, ताकि क्यों काम आसानी से चले। देखो अब आएगा सारा कुछ, इसमें पढ़ो। सत्ता के अच्छा, सबसे पहले तो हर चीज का विवाद खड़ा होता है कि भाई ये चीज लगाई जाए नहीं लगाई जाए, क्योंकि लोग हैं अपनी अपनी राय दे सकते हैं। कुछ सत्ता के बंटवारे के पक्ष में थे कि होना चाहिए, कुछ कहते थे नहीं होना चाहिए।
तो सत्ता के साझेदारी के पक्ष में दो तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव होने की समस्या जो है वो कम हो सकती है। जैसे दो सरकारें हैं, एक और बना दी या केंद्र सरकार का भार राज्य सरकारों को देती है, तो इससे क्या होता है कि दो सरकारें जो है, विभिन्न सामाजिक समूह जो है एक देश में रहते हुए उनके बीच टकराव की स्थिति कम हो जाती है। क्योंकि दो समूहों को संभालने के लिए सरकार भी तो दो तीन हो गई ना, जहां पर भी झगड़े होंगे तो अपने अपने, पहले तो राज्य लेवल पे सुधारी जाएगी, फिर वो नहीं सुधरेगी तो केंद्र सरकार के पास जाएगी। और अब तो हमारे भारत में भी 3 प्रकार की सारे सरकारें हैं और बेल्जियम में भी 3 सरकारें, कई जगहों पर ऐसा है। तो इससे सबसे पहला फायदा क्या, इसका क्या तर्क दिया गया कि हो जाना चाहिए सत्ता का बंटवारा। इससे क्या होगा कि दो समुदायों के बीच टकराव होना जो होगा, शंका टकराव की होगी कि झगड़ा हो सकता है, तो वो खत्म हो जाता है। दूसरा, सामाजिक टकराव आगे बढ़कर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेते हैं। अगर सत्ता को बांटा नहीं गया तो आगे जाकर दो समुदायों के बीच बढ़ने वाले ये टकराव इतने हिंसक हो जाएंगे कि अपने ही देश में गृह युद्ध होंगे, लोग आपस में खुद ही लड़ लड़ कर मरेंगे। इसलिए सत्ता का हिस्सा कर देना चाहिए, राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। पहली चीज निकल कर आई कि राजनीतिक स्थायित्व यानी सरकार के स्थायित्व के लिए ये अच्छी बात मानी गई है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना कुछ समय के लिए तो लाभकारी लग सकता है, जैसे श्रीलंका वालों ने किया कि बहुसंख्यक जहां लोग हैं उसी के वोट पे सरकार बनी, उन्हीं लोगों के फैसले माने गए। क्योंकि जब भी वोट गिरवाएं या किसी चीज को रखें तो जब भी कोई फैसला आए तो बहुमत के आधार पर बहुसंख्यकवाद कहा जाता था, क्योंकि संख्या में ज्यादा है, वोट भी उनके ज्यादा आएंगे किसी भी फैसले को मनवाने के लिए। तो उससे क्या हुआ कि वो अल्पसंख्यक समुदाय पर उस इच्छा को लादा गया, उनकी तो चली नहीं, उनसे तो पूछा ही नहीं गया, जो भी फैसले लिए गए वो सब ज्यादा संख्या वालों ने ले लिए। अब वो कुछ समय के लिए तो लाभकारी लग सकते हैं, हाँ भाई अच्छा है, भाई बहुसंख्यक वोटों से जीत के आए हैं, इसका फैसला बहुमत के आधार पर हुआ है, लेकिन आगे चलकर ये देश की एकता अखंडता के लिए हानिकारक है, नुकसानदायक है, घातक है, आगे जाके इसके परिणाम गलत हो सकते हैं। बहुसंख्यक का अंतक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, कमजोर जो लोग हैं। हेलो बेटा, लाइट चली गई। हेलो, हाँ जी, हेलो, एक सेकेंड, हाँ जी बेटा, लाइट ऑफ हो गई है। तो जो कमजोर लोग हैं उनके लिए तो वो सही हो सकता है, लेकिन कई बार ये बर्बादी का कारण भी बन सकता है। तो टाइम क्या हो गया, कितनी देर के बाद? 5-7 मिनट है बेटा, लाइट ऑफ हो गई, क्या करें, कंटिन्यू करें? चलो ठीक है, आगे देखते हैं। सत्ता का बंटवारा आगे, हाँ जी, हेलो, नेक्स्ट पॉइंट आपका सत्ता का बंटवारा, ये तो था बहुसंख्यकवाद का नुकसान। अगर हम किसी चीज को बहुसंख्यकवाद के आधार पर मानते हैं तो वो ठीक नहीं है। हेलो, खाना रिकॉर्डिंग बंद कर दी तुमने? नहीं यार, मैं वो करती हूँ, फिर वो 10 बजे से देखती हूँ, तो फिर है इसको। हाँ जी बेटा, आगे चलते हैं। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है, जहां पर लोकतांत्रिक सरकार होती है वहां पर भी ये ठीक का है, क्योंकि इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है, यह ज्यादा गहरी बात है।
सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। सत्ता की साझेदारी हमेशा वही होगी जहां लोकतांत्रिक सरकारें होंगी, क्योंकि जो राजा है उसके हाथ में अगर सत्ता आ गई तो वो क्यों बांटेगा और किस में बांटेगा? वंशानुगत तो वो अपने बच्चों को ही देगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर सैन्य प्रशासन है तो वो तो तानाशाही के बल प्रशासन करते हैं, तो वो भी क्यों बांटेंगे? तो सत्ता का जो बंटवारा होगा हमेशा वही होगा जहां पर लोकतांत्रिक सरकारें होंगी। और यह बात ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लोकतंत्र, जिस देश में सत्ता का बंटवारा नहीं है, जहां पर केवल केंद्र सरकार ही काम करती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पर लोकतांत्रिक व्यवस्था चरमरा रही है। लोकतांत्रिक सही मायने में तभी कहलाती है जब सत्ता का बंटवारा कर दिया जाए। लोकतंत्र का मतलब ही ये होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए। क्लियर हो गया ना यहाँ पर कि लोकतंत्र कहलाता वही है जहां पर सत्ता को बांट दिया जाए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारें मिलकर काम करें। इसलिए वैध सरकार, वैध का मतलब है कानून तरीके से काम करना, कानूनी रूप से भी सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। यानी अगर हम वैधानिक तरीके से देखें तो भी ये सही है कि सत्ता की साझेदारी होनी चाहिए। हाँ जी मैम, क्या आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम तो नहीं हो गया? ठीक है। हम्म। आज बेटा हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि फिर आगे आएगा नैतिक तर्क और युक्ति परक तर्क। ये कल करेंगे हम, क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे इससे ज्यादा। ठीक है, कल करेंगे हम युक्ति परक और नैतिकता। इतने को टिक लगाकर छोड़ दो पेंसिल से, यहाँ डेट डाल के छोड़ दो कि इतना आज तक किया है, ताकि आपको रिमाइंड रहे। और इतने से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं आपको पीडीएफ बनाकर भेज देती हूँ, आप क्वेश्चन उतार लेना। कल के उतार लिए थे आपने? हेलो? नहीं, सारे भेज चुकी हूँ मैं जियो के, तो जियो के भी भेज चुकी हूँ और इस लेसन के भी जितना आज तक करवाया इसके भेज चुकी हूँ मैं। कल की पीडीएफ उस पे देखो, सीआरएफ पे जाके। थोड़ा लेट से कभी कभी हो जाता है लेकिन। हाँ जी, कल मैंने पढ़ाते की साथ क्लास में उसी से मैं। क्या कह रहे हो बेटा? बेटा सारे भेज चुकी हूँ मैं, आपने को ऐप को खोल के देखा था? एक बार दोबारा से ना बैटरी की। चलो जो रह गए वो मुझे बताना, कौन से रह गए, आपस में किसी बच्चे से मिल सकते हैं तो ठीक, नहीं मुझे बताना, मैं उसको भेज देती हूँ जो जो भी आपके रह गए। और इसके जो पॉलिटिकल स्टार्ट की इसकी तो मैं कंटिन्यू साथ साथ चल रही हूँ। उसके बहुत सारे क्वेश्चन भेजे थे एक दिन, बहुत ज्यादा। जो लेफ्ट क्वेश्चन रह गए थे ना जिस दिन जियो पूरा पूरी कराई थी उसी दिन, एक दिन बीच में काम नहीं गया था आपका, जिस दिन ऐप खुली नहीं थी। बाकी रेगुलर जा रहा, 3-4 दिन पहले की बात है, परसों परले दिन की। कल भी काम भेजा है, परसों भी भेजा है। और आज मैं बस क्लास लेते ही काम तुरंत डालती हूँ बेटा। अब जैसे क्लास ऑफ होगी मैं तुरंत इसके बाद आपका काम डाल देती हूँ। अगर ज्यादा भी हो गया बाय द वे, इसके बाद मेरी एक क्लास और होती है तो उसके बाद डालती हूँ। काम आपका 1 बजे से पहले पहले आपको सीआरएफ पे मिलेगा बेटा, वहां से देख लिया करो और बैक डेट में जाके सारे खोल के देखो। अगर फिर भी कहीं आपको दिक्कत आ रही है, कोई आपका लेफ्ट रह गया है, तो मुझे बताओ, मैं भेज देती हूँ। ठीक है, और याद भी करना बेटा, साथ लिखते, मतलब जैसे आज मैंने जो पढ़ा है इसको हाथ हाथ बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे जो मैं भेजती हूँ, उन्हीं क्वेश्चनों को एक बार रात को सोने से पहले रिवाइज करके सोया करो, ताकि आपको धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा याद हो जाए। अब देखो ना, कहने को तो हम कहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस है, डिस्टर्बिंग है, बच्चे नहीं जुट रहे, आप लोगों की तरफ से कमी हो रही है। हम तो अपनी क्लासेस टाइम पे ले रहे हैं, जिन्होंने रेगुलर क्लासेस ली है उनकी एक बुक कंप्लीट भी होगी, दूसरी स्टार्ट होगी। और स्कूल तो एग्जाम लेगा, आपके पीरियडिक टेस्ट भी होंगे, आपके जो बनते हैं ड्यूटी भी होंगे, आपके जो हाफ ईयरली है वो भी सब बनेंगे। जब जिन्होंने क्लास नहीं ली वो पास पेपर देंगे। अटेंडेंस मांग रखे हैं हमारे से, आजकल में हम सारी अटेंडेंस की रिकॉर्ड बना देते हैं, कितने बच्चे क्लास में आए थे, अपने आप खिंचाई होगी जब आने शुरू होंगे।
किसी क्लास में तो पहुंच जाते इतने ज्यादा और किसी में बिल्कुल नहीं आते हो। सब्जेक्ट तो सारे कंपलसरी है बेटा, हर एक सब्जेक्ट आपके लिए उतना ही मैटर रखता है जितना कि मैथ, जितना कि साइंस, उतना ही एसएस रखता है। 100% सभी सब्जेक्ट के मार्क्स है। जब क्लासेस ही अटेंड नहीं करोगे तो आपको, और वैसे भी एसएस तो आपको अनइंटरेस्टेड, बोरिंग सी लगती है। जब तक इसको पढ़ोगे नहीं, इसमें डीपली जाओगे नहीं, जब तक ये आपको याद नहीं होगी। क्लास रेगुलर लिया करो, अपने आसपास के जो भी बच्चे, आप तो आ ही रहे हो, उनको भी मोटिवेट करो कि वो क्लास में आए। ठीक है बेटा, आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, आप क्लास लीव आउट कर सकते हैं। हेलो, हैव ए गुड डे बेटा। हाँ जी, क्लास बेटा लीव आउट कर दो, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। सभी बच्चे जब क्लास से हटेंगे तब मैं इसका एंड करूंगा। जल्दी कीजिए बेटा। हेलो, हाँ जी, अंजलि, आरती, व्हाट्स प्रॉब्लम बेटा? नेक्स्ट क्लास में भी जाना होगा बेटा आप लोगों को, स्टार्ट हो गई होगी। हेलो, कहाँ चले गए हो इसको ऑन करके? अंजलि, आरती, एक और आया, कौन है? हेलो,